हे वेलकम इनविंसिबल फैमिली। आज हम इस वीडियो में डील करेंगे द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट बातें होंगी उसको मैं एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बताऊंगी। इसमें सिर्फ आपको ऑडियो मिलेगी, यानी कि सिर्फ आपको सुनना है, ठीक है, और सारा ध्यान आपको अपने बेयर रख पे रखना है। तो चलिए जानते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में। तो बेसिकली ये जो एक्ट है ये बनाया गया था जो भी एग्जिस्टिंग लॉज से ब्राइबरी, करप्शन, इन सब से रिलेटेड, और जो अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट होते थे। तो यानी कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर कोई ब्राइब लेता है, करप्शन करता है, तो उनको कैसे डील किया जाएगा, तो उनको इफेक्टिव वे में डील करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। बेसिकली पर्पस इसका ये था। इसके अलावा कुछ ऑफेंसेस ऑलरेडी थे जो आईपीसी में बता रखे थे, सेक्शन 161 से 165A में वहाँ पे प्रोवाइडेड थे। बाकी जब ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये पहली बार 1947 में आता है पिक्चर में, उसके बाद एक अमेंडमेंट भी आती है 1952 की। फिर अगेन रिकमेंडेशन होती है संतनाम कमेटी की, और उससे एंटी करप्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1964 आते हैं। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी फिर भी कोई इफेक्टिव वे में काम नहीं कर रहा था कोई भी चीज़ें। तो ये जो प्रेजेंट एक्ट है फिर ये लाया गया, इसको ये इनेक्ट किया गया 1988 में, एक्ट नंबर 49। और असेंट जो मिलती है और फोर्स में ये आता है, दोनों डेट सेम ही रहेंगी। 9 सितंबर को, यानी कि 9/9/1988 ये हो जाएगा इसका इफेक्ट में आने की भी डेट और फोर्स में आने की भी डेट। इफेक्ट और फोर्स, और मतलब फोर्स में और असेंट दोनों डेट सेम हो जाएगी। अब यहाँ पे जो याद रखना है कौन सी कमेटी यहाँ पे रिलेटेड है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, संतनाम कमेटी है। फर्स्ट थिंग ये हो गया कमेटी का नाम। इसके बाद ये 1988 का एक्ट है, और एक्ट नंबर कितना है, 49 है, और डेट भी क्या है, 9/9 है। इसको अमेंड भी किया गया था 1964 में। तो ये जो संतनाम कमेटी थी इन्हीं की रिकमेंडेशन से। और फाइनली जो प्रोविजन थे चैप्टर 9 आईपीसी के, जो डील करते थे पब्लिक सर्वेंट को, और इसके अलावा जो और प्रोविजन थे यहाँ, क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 में भी, ये भी थोड़ा इन्हीं चीज़ों से डील करते थे। तो फिर जो ये आईपीसी के अंदर में थे, इनका स्कोप जो था डेफिनेशन का वो वाइडन कर दिया गया, पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन थी, और जो ऑफेंसेस थे 161 से 165 आईपीसी से, और पेनल्टीज जो थी उनको इन्हेंस कर दिया गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चेंजेस की गई थी। अब इस प्रेजेंट एक्ट के बारे में जानते हैं। ये एक्ट नंबर 49 है ऑफ 1988 का, और जो ये बिल था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल, ये दोनों हाउसेस के द्वारा पास किया जाता है, और प्रेसिडेंट की जो असेंट मिलती है वो मिलती है 9 सितंबर 1988 को। और बुक में किस नाम से आता है, ये द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988 49 ऑफ 1988 केम इनटू फोर्स 9/9/1988। इसके अलावा कुछ एक्ट्स को अमेंड कर दिया गया है, जैसे लोकपाल लोकायुक्त एक्ट है 2013 का, ये एक्ट नंबर 1 है 2014 का, विद इफेक्ट फ्रॉम 16/1/2014, यानी 16 जनवरी 2014 से ये जो लोकायुक्त एक्ट है ये फोर्स में है। नेक्स्ट एक अमेंडमेंट एक्ट है 2018 में अमेंडमेंट होती है, प्रिवेंशन करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018, एक्ट नंबर 16 है 2018 का, ये इन्फोर्स में आता है 26 जुलाई 2018। जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एक्ट नंबर 34 है ये। इससे फिर ये सब पे अप्लीकेबल हो जाता है, जितने भी अपने सारे एक्ट्स हैं वो सब अप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर पे भी। तो 31/10/2019 से है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का, इट वाज अमेंडेड इन 2014 बाय विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट, किस एक्ट से ये अमेंड होता है। तो ये लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 वाला, या 14 वाला, या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2015 वाले से, या दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2014। तो ये किससे अमेंड होता है, तो ये सिंपल है, लोकायुक्त वाला जो ये था 2013 का।
इसमें इसके साथ साथ भी केसेस देख लेंगे तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टोटल कितने चैप्टर्स और सेक्शंस हैं? इसमें टोटल चैप्टर्स हैं 5 चैप्टर्स, 31 सेक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि फोर्स में कब आता है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट फोर्स में आता है 9 सितंबर 1988 को आता है। और प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 को इनेक्ट किया था, क्या ऑब्जेक्टिव था? तो अगर हम इसकी प्रेम्बल जब देखेंगे तो उसमें कंसोलिडेट और अमेंड वर्ड यूज होता है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था, टू कंसोलिडेट, अमेंड एंड डिफाइन द लॉ। इसमें आएगा नहीं आएगा? 4A डिफाइन नहीं आएगा क्योंकि प्रेम्बल में ये वर्ड नहीं दिया है, तो टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ आएगा। अब आगे बढ़ते हुए तो हमने टोटल सेक्शंस देखे, 31 सेक्शंस है, 5 चैप्टर्स है, और प्रेम्बल में 2 ही वर्ड यूज हो रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहा है या अमेंड कर रहा है। जो भी लॉ पहले से थे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के रिगार्डिंग, उनको ये कंसोलिडेट कर दे रहा है और अमेंड कर दे रहा है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट है। शॉर्ट टाइटल तो यही है, इसको हम क्या कहेंगे? दी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। एक्सटेंट की बात करें, ये एप्लीकेबल होगा होल ऑफ इंडिया पे होगा। और अब जब से ये अपना रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है 2019 वाला, इसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। और एक बात और याद रखनी है, एंड इट ऑल्सो अप्लाइज ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। भारत के जितने भी जो नागरिक है, अगर वो भारत के बाहर भी है तब भी उन पे ये वाला एक्ट अप्लीकेबल होगा। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ है जो याद रखनी होगी। अब सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, अब इन डेफिनेशंस को देखते हैं। 4 ही डेफिनेशन है, ABCD, 4 तो ये हो गई। अब एक ए करके प्रेस्क्राइब्ड हो गई, और एक जो डी वाली थी ये 2018 के अमेंडमेंट से इंसर्ट की गई थी। तो टोटल 5 है, 5 में से 4 ही रेलिवेंट है। तो इलेक्शन क्या होता है? यहाँ पे ध्यान रखना है कि इलेक्शन वर्ड आता है। इलेक्शन का मतलब है आप जो इलेक्शन करा रहे हैं, मींस वो वाला इलेक्शन है, चाहे आप उसको किसी भी वे में वो हेल्ड हो रहे हैं, ठीक है। बट मेंबर कौन से सिलेक्ट किए जा रहे हैं? पार्लियामेंट के मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए जो इलेक्शन हो रहे हैं वो इलेक्शन कह रहे हैं हम, या जो कोई लेजिस्लेचर है या लोकल अथॉरिटी है या अदर पब्लिक अथॉरिटी के जो इलेक्शन हो रहे हैं उनको हम कह रहे हैं। मीन्स है यहाँ पे, मीनिंग बस यही बता रखा है, एनी इलेक्शन जिससे इन सब चीज़ों मतलब पार्लियामेंट के, लेजिस्लेचर के, लोकल अथॉरिटी के या पब्लिक अथॉरिटी के मेंबर्स को सेलेक्ट किया जा रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्शन। वो जिस भी तरीके से होते हैं, वट आवर मीन्स, ठीक है, उसी को हम इलेक्शन बोल रहे हैं। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है जो इस रूल में बताया हुआ उसके अनुसार प्रिस्क्राइब्ड होना। आगे पब्लिक ड्यूटी क्या होती है? बी में बताया हुआ पब्लिक ड्यूटी। तो ड्यूटी इसमें याद रखना है कि जो ड्यूटी है, ये ड्यूटी स्टेट है, पब्लिक है, कम्युनिटी एट लार्ज हैज इन इंटरेस्ट। तो ये ड्यूटी इन चीज़ों के डिस्चार्ज के लिए कुछ काम होंगे। जो ड्यूटी है ऐसी ड्यूटी है जो जिसमें पब्लिक का या स्टेट का कोई इंटरेस्ट है या कम्युनिटी का एट लार्ज हैज इन इंटरेस्ट। तो 3 लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है, स्टेट का, पब्लिक का, कम्युनिटी का एट लार्ज। तो वो ड्यूटी इनके डिस्चार्ज में है, तो इसलिए उसको पब्लिक ड्यूटी कहेंगे। तो ऐसी ड्यूटी जो किसके डिस्चार्ज में है, जहाँ पे इन लोगों का इंटरेस्ट है, स्टेट का, पब्लिक का, कम्युनिटी का एट लार्ज हैज इंटरेस्ट, उन ड्यूटी को पब्लिक ड्यूटी बोलेंगे। अब एक्सप्लेनेशन फर्दर ये डिफाइन करती है कि भाई जो स्टेट है उसके अंदर में कोई कॉरपोरेशन है क्या, चाहे वो सेंट्रल में, प्रोविंशियल में, स्टेट एक्ट में, अथॉरिटी में, या बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड और एडिड बाय गवर्नमेंट है, या गवर्नमेंट कंपनी है, जो 617 कंपनीज एक्ट है ना 1956 का, उसमें बताई हुई है। तो क्या वो वाली कॉरपोरेशन भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो इसकी एक्सप्लेनेशन है ना वो बता रही है यहाँ पे। तो ये याद रखना है, यहाँ हमने पब्लिक ड्यूटी की बात करी, पब्लिक ड्यूटी की बात करी तो वहाँ पे स्टेट आया, स्टेट आया तो फिर एक्सप्लेनेशन में हमने स्टेट में बता दिया भाई कॉरपोरेशन जो है वो भी स्टेट होएगी। कौन से वाली कॉरपोरेशन? जो स्टैब्लिश्ड है, चाहे वो किसी सेंट्रल एक्ट में है या प्रोविंशियल में है, स्टेट में है, या कोई और अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट जिसको एड कर रही है या कंट्रोल कर रही है। बात आती है गवर्नमेंट कंपनी कौन सी? भाई गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 1956 के 617 में बता रखी है, भाई वो वाली आएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं पब्लिक सर्वेंट की। तो हमने यहाँ पर 3 डेफिनेशन देखी इलेक्शन की, प्रिस्क्राइब्ड की, पब्लिक ड्यूटी की, ए और बी, और अब चलते हैं सी। सी बोले तो पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, देखो
इसमें ऐसे जैसे कि आप खुद रिवाइज कर रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा नहीं रही हूँ, यहाँ मैं यूं समझ लो पढ़ रही हूँ खुद का रिवाइज कर रही हूँ, तो वो आप सुन रहे हो, तो ऐसे ही चलता है आदान प्रदान जो स्टडी का, ऐसी चीजें समझ आती हैं यहाँ, एज अ टीचर नहीं, एज अ स्टूडेंट चलेगा ये। बाकी बातें नेक्स्ट किसी और वीडियो में, अभी फिलहाल यहीं कंसंट्रेट करते हैं। अब बात आती है पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। एक तो भाई हमने आईपीसी में देख ही रखा है, सेक्शन 21 में, वहां पे लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी दे रखी है, तो इसको हम इन शॉर्ट में देखेंगे। टोटल कितनी क्लोज है यहाँ पे, 12 क्लोज दे रखी है, 2 एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो पब्लिक सर्वेंट कौन होगा भाई, जो गवर्नमेंट की सर्विस में है, ठीक है, वो पर्सन, या गवर्नमेंट उसको फीस दे रही है, कमीशन दे रही है, जो भी पब्लिक पब्लिक सर्वेंट बेसिकली वो होता है जो पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, पब्लिक की ड्यूटी कर रहा है, दैट इज नोन एज ए पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। अब पब्लिक ड्यूटी कब करेगा, जब वो गवर्नमेंट की सर्विस में होगा, तो चाहे वो गवर्नमेंट की सर्विस में है, लोकल अथॉरिटी की सर्विस में है, कॉरपोरेशन की सर्विस में है, या कोई जज है, या कोई ऐसा पर्सन है जो अथोराइज किया जा रहा है बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्यों, कोई ड्यूटी परफॉर्म करे वो अपना। इसमें याद रखना, लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर अपॉइंटेड बाय सच कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा भाई, कोई लिक्विडेटर है या रिसीवर है, कमिश्नर है, जिसको कोर्ट ने अपॉइंट करा, क्या वो पब्लिक सर्वेंट है? हाँ जी है। क्यों है? क्योंकि भाई इसकी क्लोज जो ये सी के डेफिनेशन का 5 पार्ट है ना, वो कह रहा है, इसलिए है भाई। ऐसे ही आर्बिट्रेटर है, क्या वो है? हाँ वो भी है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो 6 में यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा जैसे इलेक्शन होते हैं, या इलेक्ट्रोल जो रोल आजकल रिवाइज हो रहे हैं, वो, तो उनमें जो पर्सन काम कर रहे हैं, कोई भी पर्सन, ठीक है, तो वो लोग भी क्या कहलाएंगे, यहाँ पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। इसके अलावा जो कोई भी ऐसा ऑफिस होल्ड किए हुए है जहाँ पे उनको पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ रही है, तो वो लोग भी हो जाएंगे। एक बात और याद रखनी है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात आती है, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो इंगेज है किसी एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में, बैंकिंग में, या फिर वो कोई फाइनेंशियल एड ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, या कॉरपोरेशन से, ठीक है, तो उनके जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी, या फिर उनके ऑफिस बियरर है, जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी की, हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो वो लोग भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। इसके अलावा जैसे सर्विस कमीशन है हमारे, उनके चेयरमैन, मेंबर, एम्प्लॉय, या फिर बोर्ड हो गया कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो इन सब का चाहे नाम कुछ भी है, तो ये सिलेक्शन कमेटी है कोई, तो ये सारे लोग भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे, क्योंकि इनका काम है कमीशन और बोर्ड के बिहाफ में सिलेक्शन करना। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की, तो जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर में कोई, जैसे उनका वाइस चांसलर होता है, वीसी हो गया, प्रोफेसर साहब हो गए, रीडर साहब, लेक्चरर साहब, अदर टीचर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, उनका डेजिग्नेशन कुछ भी है उस यूनिवर्सिटी में, या फिर वो जो पर्सन है, यूनिवर्सिटी काम पे लगा रही है किसी को भी, और या कोई पब्लिक अथॉरिटी है उसी कनेक्शन में एग्जामिनेशन वगैरह करा रहे हैं जैसे कंडक्ट, तो वो सारे भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। और लास्ट का 12th क्लोज कहता है कि कोई भी पर्सन जो ऑफिस बीरर है या एम्प्लॉय है किसी एजुकेशनल, साइंटिफिक, सोशल, कल्चरल या अदर इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, या स्टेट गवर्नमेंट से, या लोकल या अदर पब्लिक अथॉरिटी से, तो भाई साहब वो पर्सन कौन हो जाएगा, पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा। तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, 12 क्लोज है, 2 के सी में 12 क्लोजेज है। अब ब्रीफ में बताती हूँ। पब्लिक सर्वेंट वो होगा, सिंपल मोटे तौर पे देखें तो, जो गवर्नमेंट की से पे ले रहा है, या गवर्नमेंट की सर्विस में है, या लोकल अथॉरिटी के अंडर में, या कॉरपोरेशन के अंडर में काम कर रहा है, या कोई जज है, या फिर कोई पर्सन अथोराइज्ड है कोर्ट ऑफ जस्टिस से, आर्बिट्रेटर भी हो गया, इलेक्शन वगैरह में काम कर रहा है कोई पर्सन, या पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये है तो उसके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ठीक है, ये लोग हो गए। सर्विस कमीशन हो गया, कोई बोर्ड हो गया, उसके चेयरमैन, मेंबर, एम्प्लॉय, या फिर यूनिवर्सिटी में हमने देख लिया वाइस चांसलर, वीसी, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, टीचर वगैरह, और कोई अदर इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एजुकेशनल है, साइंटिफिक है, सोशल, कल्चरल, तो ये सारे लोग हो गए पब्लिक सर्वेंट। अब दो बातें आती है, अब क्या ये भी जरूरी है कि भाई गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया हुआ होना चाहिए, हम कह रहे हैं ना सर्विस में होना चाहिए, पे मिलनी चाहिए उनको गवर्नमेंट से, तो क्या अपॉइंटमेंट भी जरूरी है? तो इस बात का जवाब एक्सप्लेनेशन 1 देती है कि जो भी पर्सन इन क्लोजेस में फॉल कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट होगा, चाहे उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है या नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। अब
क्या ये जरूरी है कि भाई वो पब्लिक सर्वेंट आप जिसको कह रहे हो वो अपना जो भी पोस्ट होल्ड किए हुए है उसकी उसमें कोई लीगल डिफेक्ट हो या ना हो, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? तो एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कि जहां पे भी ये वर्ड आ रहा है ना पब्लिक सर्वेंट, उसको ऐसे माना जाएगा कि वो एक्चुअल पोजीशन में है उस सिचुएशन के, यानी उस पोस्ट को उसने होल्ड किया हुआ है। चाहे उसकी भाई अपॉइंटमेंट में कोई लीगल डिफेक्ट आ गया था या कोई सर्टिफिकेट हो गया या कुछ भी, मतलब माइनर से माइनर कोई भी चीजें हो गई, तो चाहे वहां पे कोई भी लीगल डिफेक्ट है, जो भी उसकी पोजीशन है, जो भी उसका राइट है होल्ड करने का उस सिचुएशन को, उसमें कोई लीगल डिफेक्ट है ना, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो इससे पे फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट करा था नहीं करा था, दूसरा इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई लीगल डिफेक्ट है उसकी पोस्ट को होल्ड करने में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना वो है इसकी अनड्यू एडवांटेज। क्यों? क्योंकि ये 2018 के अमेंडमेंट से ऐड हुई थी और एक्ट नंबर कितना है? एक्ट 16 है 2018 का। कब से इफेक्ट में है ये? 26 जुलाई 26/7/18, 26/7/18, 26/7 और 18, ठीक है। तो इसमें एडवांटेज का मतलब सिंपली ये होता है भाई किसी का भी नाजायज फायदा उठाना। अब यहाँ पे नाजायज फायदा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कैसे उठा रहे हैं? करप्शन यानी ब्राइब लेना और वो सब, तो यहाँ ग्रेटिफिकेशन वर्ड यूज हो रहा है। अनड्यू एडवांटेज का मतलब है ग्रेटिफिकेशन लेना, ठीक है, अपनी लालच को पूरा करना, ग्रेटिफाई करना, वट एवर अदर देन लीगल रेमुनरेशन, मतलब किसी से भी ग्रेटिफिकेशन लेना, इसका मतलब ये होता है। लेकिन इसमें लीगल रेमुनरेशन नहीं आएगी, मतलब जो लीगली आपको फी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, पे मिल रही है, वो इसमें नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ग्रेटिफिकेशन है, क्या इसका मतलब ये है कि पैक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन मतलब पैसों की उसमें ही होना चाहिए, या फिर ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेबल इन मनी, या फिर ऐसी ग्रेटिफिकेशन जो मनी में ही एस्टिमेट की जा सकती हो, क्या ऐसा है? तो इसका जवाब एक्सप्लेनेशन का पार्ट ए देता है कि ग्रेटिफिकेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि वो पैक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन हो या फिर जो एस्टिमेबल इन मनी हो, वो ऐसा ही नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं जब इलेक्शन वगैरह होते हैं तो लोग करप्शन किस वे में करते हैं भाई, कि दारू बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, कपड़े, बर्तन, पता नहीं क्या क्या, कुछ भी जो भी मांगो वो सब मिलता है उस टाइम पे। तो ऐसा है, यही चीज है यहाँ पे। ग्रेटिफिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैक्यूनरी ही है, ठीक है। अब लीगल रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? रिम्यूनरेशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू रिम्यूनरेशन पेड टू अ पब्लिक सर्वेंट, बट इसमें वो वाली भी रिम्यूनरेशन आएंगी जो गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो भी है परमिट करती है कि उस बंदे को ये मिले, जो एक्स्ट्रा जैसे अलाउंसेस मिलते हैं भाई, भत्ते वगैरह मिल रहे हैं, तो वो सब भी इसके अंदर में आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं कि जो पैसा आपको मिल रहा है वो है। तो सिंपली हमने कवर कर लिया सेक्शन 1 कंप्लीटली, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, सेकंड में डेफिनेशन। इसका क्वेश्चन से तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, क्वेश्चंस बाद में अटेम्प्ट करते हैं, तो ये चलो साथ में देखते हैं। तो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, पहला क्वेश्चन ये है कि कहाँ अप्लाई करता है, तो अब तो ये क्या है, होल ऑफ इंडिया पे अप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 2019 के बाद से हो गया ना, इसमें सोचना क्या है, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसके बाद से तो ये सब पे अप्लीकेबल हो गया। अब जो इलेक्शन वर्ड था, इलेक्शन की जो डेफिनेशन थी वो कहाँ डिफाइन था, बताएं बताएं। 4 डेफिनेशन थी मोटे तौर पे, ABCD। ए में इलेक्शन ए प्रेस्क्राइब था, बी में पब्लिक ड्यूटी थी, सी में क्या था, पब्लिक सर्वेंट था, और डी में अनड्यू एडवांटेज। तो इलेक्शन की जो डेफिनेशन थी वो ए में ही थी। और पब्लिक ड्यूटी कहाँ डिफाइन था, तो बी में पब्लिक ड्यूटी हो जाती है, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, हाँ ये क्वेश्चन हमने देख लिया था कि एप्लीकेबल है, ये होल ऑफ इंडिया पे भी है। इसमें एक बात और याद रखनी है जो मैं बताना भूल गई थी, ये ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया पे भी एप्लीकेबल है, वो वाले सिटीजन जो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। इलेक्शन हमने बता दिया 2A में डिफाइन है, पब्लिक ड्यूटी 2B हो गया, पब्लिक सर्वेंट 2C हो गया। इलेक्शन बात करें, जो इलेक्शन है ये पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, या लोकल और अदर अथॉरिटी के, किसके इलेक्शन है ये, तो इसका आंसर होगा ये सबके इलेक्शन है, तो ऑल हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब एक कुछ स्टेटमेंट ये आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। एनी आर्बिट्रेटर इज पब्लिक सर्वेंट, क्या जो आर्बिट्रेटर है वो पब्लिक सर्वेंट होगा?
मिनिस्टर है या सीएम है वो पब्लिक सर्वेंट है, या कोई भी पर्सन इन सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी है वो पब्लिक सर्वेंट है, या कोई अ मेयर कॉन्ट्रैक्टर इज पब्लिक सर्वेंट। क्वेश्चन इज इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है, व्हाट इज नॉट ट्रू। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है ये पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा, अ मेयर कॉन्ट्रैक्टर इज अ पब्लिक सर्वेंट, ये नहीं होगा, तो ये ट्रू नहीं है। ऐसे ही एक और एग्जांपल, कोई पर्सन वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी का, वो होता है, हमने देखा है। अब एक पर्सन इन सर्विस ऑफ लोकल अथॉरिटी वो भी होता है, पर्सन इन सर्विस ऑफ बॉडी एडेड बाय गवर्नमेंट वो भी होता है, अ कॉन्ट्रैक्टर हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट एंड पेड ऑन कमीशन बेसिस, तो ये नहीं होगा। अब सेक्शन 2 में जो इलेक्शन की बात हो रही थी, पार्लियामेंट के, लेजिस्लेचर के, लोकल अथॉरिटी के, क्या सोसाइटी के भी इसमें इलेक्शन दिए हुए हैं? तो आंसर इज दैट नो। पब्लिक ड्यूटी का मतलब क्या होता है? ड्यूटी का मतलब वो जिसमें या तो स्टेट को या किसी पब्लिक को या कम्युनिटी को एट लार्ज इंटरेस्ट हो। यहाँ किसका इंटरेस्ट नहीं है? किसी रूलिंग पार्टी का, वो इंटरेस्ट नहीं होगा। पब्लिक ड्यूटी आपका 2B में डिफाइंड है। अब जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो पब्लिक सर्वेंट क्यों हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट? पहला रीजन है, पहला आंसर इस मतलब जो ऑप्शन है इसका ये है कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, नो दे आर नॉट पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 2C ऑफ एक्ट डिड नॉट इंक्लूड देम विद इन द डेफिनेशन पब्लिक सर्वेंट, या फिर वो डायरेक्टली है ही नहीं क्योंकि दे आर इलेक्टेड बाय पीपल, या फिर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है क्योंकि दे कंट्रोल पब्लिक सर्वेंट्स। दे आर पब्लिक सर्वेंट एज दे परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। तो इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा? तो आंसर सिर्फ लास्ट वाला ठीक होगा, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट इसलिए हैं क्योंकि दे परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। अब नेक्स्ट जो है चैप्टर सेकंड आता है, चैप्टर सेकंड। तो इसमें चैप्टर सेकंड में सेक्शन 3 से 6 तक है, 3, 4, 5, 6, 3 में है। इसमें चैप्टर सेकंड का नाम है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस। आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इसमें स्पेशल कोर्ट होती है, स्पेशल कोर्ट होती है तो स्पेशल जजेस होते हैं। सेक्शन 3 में पावर है उन स्पेशल जजेस को अपॉइंट करने की। अब कौन से केस ट्राई करेंगे वो सेक्शन 4 में बताया है, प्रोसीजर पावर क्या रहेगा 5 में बताया है, और 6 में पावर बताइए समरीली ट्रायल करने की। तो 3 में पहले अपॉइंटमेंट होएगी, दूसरे में केसेस बताए गए हैं, अपॉइंटमेंट, केसेस, प्रोसीजर, और लास्ट में समरी ट्रायल के बारे में बताया। तो ACPS, तो ACPS पढ़ेंगे। ए से अपॉइंटमेंट सेक्शन 3 में, 4 में केसेस कौन से ट्रायबल है स्पेशल जज के द्वारा, केसेस, ACP से प्रोसीजर, तो ACPS। तो सेक्शन 3 देखते हैं, पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट दिमाग में रखना चाहिए कि हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, करप्शन वाला, क्योंकि तीनों एक्ट थोड़े मिक्स से हो जाते हैं। तो करप्शन एक्ट पढ़ रहे हैं, करप्शन मतलब जहाँ पे ब्राइबरी हो रही है, या एंटी करप्शन लॉ है, ये रोकता है, प्रिवेंट करता है कि भाई करप्शन नहीं होना चाहिए, करप्शन हो रहा है तो उन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इसके लिए स्पेशल जजेस होंगे। तो स्पेशल जजेस कौन अपॉइंट करेगा? तो यहाँ याद रखना है, जजेस की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गजट में, और जितना चाहे एज मैनी एज नेसेसरी। क्वेश्चन आएगा कि कितने स्पेशल जजेस बनाए जा सकते हैं, तो भाई करप्शन की कोई लिमिट नहीं है, अथाह करप्शन हो रहा है आजकल, तो ऐसे ही जितने ज़रूरत पड़ेंगे उतने स्पेशल जजेस बनाए जाएंगे, कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए या बहुत सारे एरियाज़ के लिए या किसी केस के लिए पर्टिकुलर, या ग्रुप ऑफ केसेस के लिए बनाया जाएगा, और ये सब बातें नोटिफिकेशन में बता दी जाएगी। अब बात आती है कौन से ऑफेंस डील किए जाएंगे। तो इसमें जो इस एक्ट के अंडर में ऑफेंस कमिट हो रहे हैं ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में बताएंगे, वो वाले एक्ट, या फिर उनकी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, अटेम्प्ट की जा रही है, अबेटमेंट की जा रही है इन्हीं ऑफेंसेस की, तो इनके लिए स्पेशल जज अपॉइंट होंगे। और कौन करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कैसे करेगी? ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल देगी कि ये फला फला बंदों का हमने स्पेशल जज बना दिया है, ये इन केसेस को डील करेंगे। अब बात आती है कि जो स्पेशल जज है, स्पेशल जज के अंदर में कौन से जजेस होंगे, मतलब क्योंकि ऑलरेडी वो तो जज हैं तभी उनको यहाँ हम अपॉइंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सेपरेट कुछ बन रहा है। तो जो सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज है या असिस्टेंट सेशन जज है, उन्हीं को हम स्पेशल जज अपॉइंट करेंगे। बात आती है क्या जो CJM है क्या उनको बना सकते हैं? भाई नहीं, क्यों? यहाँ मना कर रखी है ना, जो सेक्शन
3 है, यही तो पावर दे रहा है ना यहाँ पे, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि भाई आप अपॉइंट कर सकते हो जितना चाहो उतना, लेकिन आपको पावर नहीं है कि इन 3 लोगों के अलावा आप किसी और को स्पेशल जज अपॉइंट करो, तो वो क्वालिफाइड नहीं है। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अब बात आती है केसेस कौन से देखोगे भाई, बना तो दिया है आप लोगों को, पर अब केसेस कौन से देखोगे आप। तो सीआरपीसी में भी हमने देखा है कि जो भी अगर आप ऑफेंस करोगे तो वहां पे चीजें बता रखी है, ठीक है, या फिर आईपीसी में बता रखा है जैसे। तो उन सब चीजों के होते हुए भी हम उनको, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, उन पर कोई फर्क डाल रहा है ये एक्ट, ये अपना सेपरेट अलग से है। तो यहाँ पे जो भी ऑफेंसेस जो हम यहाँ बता रहे हैं सेक्शन 3 के 1 में भी हमने बताए हैं, यही वाले ऑफेंसेस स्पेशल जज के द्वारा ट्रायबल होंगे। यहाँ तक समझ आया, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा ये कह रहा है कि कहाँ पे एरिया की अगर हम बात करें, जुडिक्शन की बात करें, तो यहाँ फर्स्ट में तो हमने एक्सक्लूसिव जुडिक्शन दे दिया किसको भाई, स्पेशल जजेस को। स्पेशल इस एक्ट में अगर हो रहे हैं ऑफेंस तो सिर्फ स्पेशल जज को ही क्या है, अथोराइज है, पावर है कि वो डील करेंगे। अब बात आती है कि जो ऑफेंस जहाँ पे कमिट हुआ है ना, जिस एरिया में वो कमिट हुआ है, तो वहां का जो जज होगा स्पेशल जज, उसी को पावर मिलेगी। तो जो भी ऑफेंस कमिट हुए हैं सेक्शन 3 के 1 में, वो ट्रायबल है किसके द्वारा, स्पेशल जज के द्वारा जिसके एरिया में वो कमिट किया गया है। या फिर अगर कोई स्पेशल जज उस पर्टिकुलर केस के लिए अपॉइंट कर दिया तो वो करेगा, या फिर वहां पे एक से ज्यादा स्पेशल जजेस हैं उस एरिया में, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी भाई, कंफ्यूजन का कोई काम नहीं रहना यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल आ जाता है फिर। उसके बाद ये तो हमने जो सेक्शन 3 वाले ऑफेंसेस थे उनकी बात करी। जब अगर कोई स्पेशल जज जो है किसी केस का ट्रायल कर रहा है, तो इसके अलावा भी अगर कोई और ऑफेंस कमिट कर दिया उसने, सपोज करो सीआरपीसी में भी कोई ऑफेंस फॉलो हो रहा है जैसे, तो वहां पे भी उसको चार्ज कर सकते हैं सीआरपीसी में। ऑफेंस की डेफिनेशन तो आपको आईपीसी वगैरह में मिलेगी, बट जो प्रोसीजर है, सम्मन केस, वारंट केस वगैरह वगैरह, तो वो सारा आपको सीआरपीसी में मिलेगा। तो इसमें साथ में ये भी है कि जो स्पेशल जज है, जो वो ट्रायल कर रहा है किसी केस का, तो वो उन ऑफेंसेस का भी ट्रायल कर सकता है जो सीआरपीसी में चार्ज फ्रेम हो रखा है उसके ऊपर में। बात आती है क्या सेम ट्रायल में कर सकता है या फिर उसके लिए अलग से ट्रायल करना पड़ेगा। जब हम कह रहे हैं कि भाई कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं ना, तो यही की बात हो रही है। तो सेम ट्रायल पे वो हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ट्रायल पे ही, एक तो ऑफेंस हो गए यहाँ वाले प्रिवेंशन करप्शन एक्ट वाले, या सीआरपीसी में भी अगर कोई चार्ज फ्रेम हो रखा है तब भी। ये इसके क्लोज थर्ड में बता रखा है, सेक्शन 4 के क्लोज थर्ड में बता रखा है। अब जो इसका सेक्शन 4 का 4 क्लोज है, ये सब्स्टिट्यूट हुआ है, सब्स्टिट्यूट अरे यार क्या हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूट हुआ है 2018 की अमेंडमेंट से। अब देखो, अब बात आती है जो ट्रायल है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यहाँ सब कुछ स्पेशल हो रहा है, तो ऐसे ट्रायल भी भाई कंक्लूड हो जाना चाहिए टाइम में, कितना, 2 साल के अंदर अंदर में। तो वैसे तो डे टू डे बेसिस पे प्रोसीडिंग्स चलेंगी, ठीक है। एक याद रखना, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सीआरपीसी, क्योंकि जो ट्रायल वगैरह है चीजें हैं थोड़ा वहां भी बता रखी है, तो उनके मतलब सीआरपीसी पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। तो यहाँ का जो ट्रायल है वो डे टू डे बेसिस पे होगा, और ट्रायल कंक्लूड होना चाहिए 2 साल के अंदर में। बट सपोज करो 2 साल में नहीं हो पा रहा है, तो जो स्पेशल जज हैं वो रिकॉर्ड करेंगे रीजंस को कि भाई क्यों नहीं हुआ। बात करें एक्सटेंशन की, अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए फर्दर पीरियड का, तो आपको रीजंस तब भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और एक टाइम पे आपको 6 महीने तक एक्सटेंशन मिलेगा, और ऐसा करके 6 6 करके टोटल 4 साल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो उन्होंने हद मार के 4 साल में तो ट्रायल कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। तो सेक्शन 4 में 4 की क्लोज 4 में 4 साल, कितना सही हो गया, 4 4 4, ठीक है। तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी, 2 साल तो पूरा पूरा है, कंक्लूजन होना चाहिए ट्रायल का 2 साल में, फिर 6 महीने बढ़ा देंगे, 6 6 करके हमने ये भी बढ़ा दिया 4 बार, ये तो बढ़ाना पड़ेगा ना, 6 6 1 साल हो गया, फिर एक 2 साल और हो गया, तो टोटल 4 हो गया, 4 4 4, ठीक है। अब बात आती है, ये तो हमने देख लिया, स्पेशल जजेस देख लिए, केसेस देख लिए कौन से ट्रायबल होंगे। अब प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर भी तो देखना पड़ेगा ना, कौन सा ट्रायल चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। तो अब ये सब कुछ स्पेशल स्पेशल है, तो जो स्पेशल जज हैं जब वो कोग्निजेंस ले रहे हैं अक्यूज्ड की,
बिना उसको कमिट किए हुए या फिर ट्राई कर रहे हैं अक्यूज पर्सन का, तो वो फॉलो करेंगे जो सीआरपीसी का ट्रायल है, वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल कौन से वाला? वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट वाला, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। तो इस ये वाला यहाँ पे डील होगा। ये सेक्शन 5 के 1 में बता दिए। 2 में बता दिए कि जो स्पेशल जज है, जब वो एविडेंस लेना है उसको पर्सन से, तो टेंडरिंग ऑफ पार्डन भी की जा सकती है अगर सामने वाला जो पर्सन अक्यूज है वो फुल और ट्रू डिस्क्लोजर दे रहा है, जो कुछ भी वो जानता है, जो भी सर्कमस्टांसेस या जो कुछ भी उसकी नॉलेज में है, चाहे वो प्रिंसिपल है या बेटर है उसमें, तो उसको यहाँ पे पार्डन मिल जाएगी। जो सीआरपीसी में प्रोविजन है 3087 वाला, वो अप्लीकेबल है, मतलब मारे जाएंगे कि उसको पार्डन उसी में मिली है। इसके अलावा थर्ड क्लोज फिर बताती है, जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो जो स्पेशल जज है उसको माना जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा, और जो प्रोसिक्यूशन कर रहा है स्पेशल जज के सामने, उस प्रोसिक्यूटर को क्या माना जाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये डीम्ड वर्ड यहाँ पे आ गया है। बाकी इसके अलावा जो सेक्शन 326 और 475 सीआरपीसी है, अब बीएनएस में कौन से है वो देख लेना अभी। तो इसमें तो स्पेशल जज भी शैल बी, जब इन सेक्शंस में हो रहे हैं ना चीजें, तो स्पेशल जज को मजिस्ट्रेट माना जाएगा। तो ये याद रखना, कब कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा, कब मजिस्ट्रेट माना जाएगा। तो कोर्ट ऑफ सेशन तब माना जाएगा जब यहाँ पे जो सेक्शन 5 का 1 और 2 है, वहां पे जो प्रोसीडिंग चल रही है स्पेशल जज के सामने। और इसके अलावा जो स्पेशल जज है, जब ऑफेंसेस जो पनिशेबल है इस एक्ट में वो ट्राई कर रहे हैं, तो उनकी जो पावर फंक्शन, जो एक डीजे जो करता है किसमें, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 में, जो डीजे का पावर होती है डिस्ट्रिक्ट जज को, एक्सरसाइजेबल होती है डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, तो वही स्पेशल जज एक्सरसाइज करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि स्पेशल जज किसकी पावर को एक्सरसाइज करेंगे जब इस एक्ट में ट्राई कर रहे हैं कोई भी ऑफेंस को। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज की डिस्ट्रिक्ट जज की जो पावर फंक्शन से क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑर्डिनेंस 1944 में वो इनकी हो जाएगी। अब इसके अलावा 6 में सिंपली बताया हुआ है जो पावर टू ट्राई समरीली, जब कोई स्पेशल जज है ट्राई कर रहा है ऑफेंसेस जो यहाँ बताए थे हमने सेक्शन 3 के 1 में, तो वो तो समरी ट्रायल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑफेंसेस किन्होंने किया है? पब्लिक सर्वेंट ने किए हैं, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट ही तो करेंगे ना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो इसमें हम ये देख रहे हैं सेक्शन 3 में कि समरी ट्रायल किन किन ऑफेंसेस का होगा, कैसे होगा। तो अगर एक असेंशियल कमोडिटी एक्ट है 1955 का, उसका सेक्शन 12 ए का सबसेक्शन 1, अगर उसमें पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, या फिर इसी इसमें जो सेक्शन उसी के सेक्शन 2 ए में कर दिया है, या 5 जो है सेक्शन 5 का 1 है सेक्शन, या 260 सीआरपीसी का, तो फिर स्पेशल जज जो है, क्योंकि 260 में हमने वहां देखते हैं समरी ट्रायल होता है, तो फिर जो स्पेशल जज है समरी वे में उसको डील करेंगे। तो समरी वे में डील करेंगे तो समरी ट्रायल अप्लीकेबल होगा, और जो उसके सेक्शन है 262 से 265 तक वो अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है, जब समरी ट्रायल होगा सेक्शन 6 में स्पेशल जज के द्वारा, तब कितना इम्प्रिजमेंट पास की जा सकती है। तो इसमें याद रखना है 1 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो स्पेशल जज को सेंटेंस पास करनी होगी अगर समरी ट्रायल हो रहा है तो 1 साल तक। बट एक चीज़ और याद रखनी है, बट अगर स्पेशल जज को लगे भाई केस का नेचर ऐसा है कि 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट देनी है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? तब भाई समरी ट्रायल करना तो वाजिब नहीं है। तो स्पेशल जज सुन लेगा पार्टीज को एंड देन रिकॉर्ड कर लेंगे ऑर्डर को, और कोई भी विटनेसेस हैं तो उनको रिकॉल भी किया जा सकता है भाई, जो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं, और उनको हियर किया जाएगा या री हियर भी किया जा सकता है। और इसका किसके हिसाब से होगा, तो प्रोसीजर कौन सा अपनाया जाएगा, ये सब करते हुए ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, ये वाला वारंट ट्रायल वाला यहाँ पे अपनाया जाएगा। अब एक बात आती है कि अगर
1 महीने और 2000 की पनिशमेंट दी है यहाँ पे, तो क्या अपील आएगी? जब समरी ट्रायल किया गया है तो क्लोज टू 6 की बताती है, मना करती है कि कोई अपील नहीं आएगी कन्विक्टेड पर्सन के द्वारा। अगर ट्रायल समरी था, समरीली ट्रायल हुआ है और स्पेशल जज ने सेंटेंस कितनी दी है, 1 महीना और फाइन कितना हो जाएगा, नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। तो ये 3 to 6 कंप्लीट हो गए। अब आगे जो चैप्टर 3 है ना, सेक्शन 7 से 16 तक बात करता है, तो ऑफेंस और पेनल्टीज है इसके अंदर में। चलिए फटाफट देखते हैं। 7 में बताता है कि ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड। अब 7 में जो भी पब्लिक सर्वेंट है जिसको ब्राइब मिल गई है या फिर उसने मतलब एक्सेप्ट कर लिया, ऑब्टेन कर लिया ब्राइबरी वगैरह, भाई अनड्यू एडवांटेज देगा, उसकी इंटेंशन यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रॉपरली कराना, डिसऑनेस्टली कराना, ये सब कुछ ग्राउंड्स दिए। तो यहाँ पे हमारे को पनिशमेंट याद रखनी है। अगर ऐसा कुछ है, जो पब्लिक सर्वेंट है उसने ब्राइब ली है, तो उसको सजा मिलेगी 3 से 7 साल तक। तो सेक्शन 7 यानी कि 7th तक को है, बट कितने से शुरू है, 3 से स्टार्ट है। अब जैसे एग्जाम्पल, एक पब्लिक सर्वेंट है, उसने एक पर्सन को एक पर्सन उसको पूछता है भाई 500 रुपये ले लो और हमारा जो काम है उसको कर दो, तो राशन कार्ड का, तो वो ऐसा करते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट है वो गिल्टी हो जाएगा सेक्शन 7 में। अब 7A बात कर रहा है मिडल मैन की, मीडिएटर की। तो यहाँ पे क्या है कि कोई पर्सन है टेकिंग अनड्यू एडवांटेज टू इन्फ्लुएंस, यहाँ पे कोई पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो करप्ट और इलीगल मीन्स से या फिर कोई भी पर्सनल इन्फ्लुएंस से काम कराए, तो यहाँ पनिशमेंट मिलेगी उस इंटरमीडिएरी को 7A में 3 to 7 years। सेम पनिशमेंट मिलेगी, साथ में फाइन भी मिलेगा। अब 8 में बात करते हैं कि, अब सेक्शन 8 में बात कर रहा है कि वो पर्सन जो मतलब ब्राइब दे रहा है, यानी कि जो ब्राइब गिवर है, उसको कितनी मिलेगी पनिशमेंट। तो 8 में सिंपली बता रखा है उसको मिलेगी 7 साल की। यहाँ पे कोई इफेंट बट और कम और ज्यादा कुछ नहीं है, सीधा 8 में 7 years और फाइन और बोथ दोनों मिल सकती है। बट अगर वो ये कहे कि भाई मेरे को कंपेल किया गया था भाई, तब मैंने ब्राइब करी है भाई, मेरा वो काम ही नहीं कर रहा था, तो जैसे रूटीन वर्क में होते हैं हर डिपार्टमेंट में, जब तक आप पैसा नहीं दोगे, घूस नहीं देते हो, तब तक आपके काम नहीं बनते। तो अगर ऐसा है तो वहां पे फिर आप ही ड्यूटी बाउंड हो कि आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी वो मैटर को, जो भी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वगैरह जो होती है उनको 7 दिन के अंदर अंदर में। तो 8 में 2 7 की बात हो रही है, एक 7 साल की पनिशमेंट की, एक 7 दिन के अंदर में रिपोर्ट करने की। बात करें अगर कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के है जो उन्होंने अगर ये ऑफेंस कमिट करा है, तो उसको फाइन देना पड़ेगा, उनको सजा तो हम दे नहीं सकते, तो वो फाइन देगी, वो चीज़ भी यहाँ पे बता रखी है। अब सेक्शन 9 सिंपल कहता है कि जो भी ऑफेंस ये था यहाँ पे ब्राइब वाला, अगर वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ने कर रखा है तो उस केस में एक तो फाइन का मैंने उसमें भी बता दिया, यहाँ भी बता दिया। बाकी जो उनके पर्सन इंचार्ज होंगे अगर कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी गिल्टी हो सकते हैं ऑफेंस के, अगर उनकी कंसेंट कनाइवेंस से कोई डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी ये लोग कर रहे हैं, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 10 में। कितनी मिलेगी, 3 to 7 और फाइन, वही सब सेम चीज, 3 to 7 और फाइन। अब 11 में क्या बताया, 11 में ये बताया कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है अनड्यू एडवांटेज विदाउट कंसिडरेशन या विद कंसिडरेशन कर रहा है, मतलब ट्रांसैक्ट कर रहा है पब्लिक सर्वेंट, अनड्यू एडवांटेज वो कर रहा है। तो अनड्यू एडवांटेज हमने कहाँ डिफाइन किया था, बताया जरा कमेंट बॉक्स में, याद है तो यहाँ पे जो पनिशमेंट है कितनी मिलेगी, 6 मंथ से 5 ईयर तक। तो सेक्शन 11 में 6 मंथ से 5 ईयर तक, तो इतना हो गया। और सेक्शन 12 बता रहा है अबैटमेंट कर रहे हो तो इसमें 3 से 7 साल की मिल रही है और साथ में फाइन भी मिल सकता है। 13 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें बात हो रखी है क्रिमिनल मिसकंडक्ट की। अगर जो पब्लिक सर्वेंट है वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट करता है, मिसकंडक्ट में क्या आएगा, मिस अप्रोप्रिएशन आएगी, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, या कन्वर्ट कर रहा है प्रॉपर्टी को जो उसको इंटरेस्ट की गई थी अपने यूज के लिए, सीबीटी टाइप, ये चीजें कर रहा है, या इंटेंशनली अनरिच कर रहा है अपने आप को, तो ये माना जाएगा उसने क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया है और उसको सजा मिलेगी 4 साल से 10 साल तक की। 13 में 4 to 10 साथ में फाइन भी। बट अगर वो पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया है भाई, आदत ही हो गई है उसकी, हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया, तो 14 में उसको पनिशमेंट मिलेगी
वही 5 to 10, 5 साल से 10 साल तक, और फाइन साथ में। अब बात कर रहे हैं अटेम्प्ट की पनिशमेंट की। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो अटेम्प्ट बता रखा है, देखो 12 में बताया अबेटमेंट, 15 में बता रहे हैं अटेम्प्ट। अगर अटेम्प्ट करोगे तो 2 से 5 साल के लिए जाओगे। 12 में हमने बताया अबेटमेंट, अबेटमेंट में 3 से 7 साल थी। 15 में हमने बताया अटेम्प्ट, इसमें 2 से 5 साल है। 16 की हेडिंग याद रखना बस, मैटर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फिक्सिंग फाइन, इतना रेलिवेंट नहीं है। अब उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आता है इन्वेस्टिगेशंस कैसे होंगी, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो इसका है चैप्टर 4 इन्वेस्टिगेशन। चैप्टर 4 में सिर्फ 3 सेक्शन है, सेक्शन 17, 17A और 18। तो 17 में सिंपली बता रखा है कि कौन कौन से पर्सन अथोराइज्ड है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अगर सपोज करें डीएसपी एक्ट में है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में अगर केस जो फॉल कर रहा है इसमें फॉल कर रहा है तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को पावर रहेगी, नो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक, तो इंस्पेक्टर पुलिस की रैंक तो होनी चाहिए। इसके अलावा कोई मेट्रोपॉलिटन एरियाज है जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, उनके अंदर में हो रहा है तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गए। और कहीं और है एल्सवेयर है तो डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे जो भी ऑफेंस पनिशेबल है इस एक्ट में, बिना मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऑर्डर के बिना। ठीक है, बट अभी यहाँ पे तो हमने बोल दिया इंस्पेक्टर की रैंक का होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर पुलिस इज अथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, अगर नहीं हो रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है बिना ऑर्डर के, और अरेस्ट भी कर सकता है बिना वारंट के। कहने का मतलब है ये इंस्पेक्टर को हमने अथोराइज कर दिया, यहाँ पे अथोराइज हो गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन भी कर लेगा, कर सकता है, और साथ में अरेस्ट भी कर सकता है बिना वारंट के। लेकिन एक एक एक्सेप्शन फर्दर इसमें प्रोविजो दे दिया कि 13(1)B के जो भी ऑफेंस यहाँ पे रेफर किए गए थे ये इन्वेस्टिगेट नहीं किए जाएंगे बिना उस पुलिस ऑफिसर के ऑर्डर के बिना, और वो पुलिस ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होना चाहिए, यानी एसपी के रैंक के जितना होना चाहिए। तब यहाँ पे जो सेक्शन 13 के 1B में हमने बात करी थी जहाँ पे वो अपने आप को अनरिच कर रहा है, इंटेंशनली अनरिच कर रहा है हिमसेल्फ इलिसिटली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस, यानी क्रिमिनल मिसकंडक्ट की जो बात हुई थी। तो इस केस में किस पर्सन का किसका होना चाहिए, एसपी का अथोराइजेशन होना चाहिए, ऑर्डर जो होना चाहिए एसपी का ऑर्डर होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे होगा। तो ये तो हो गया सेक्शन 17। 17 में खतरा। ठीक है, खतरा है तो कौन कौन लोग देखेंगे, अगर डीएसपी एक्ट में है तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, मेट्रोपॉलिटन एरिया में तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एल्सवेयर है तो डीएसपी साहब या फिर जो भी पर्सन इक्विवेलेंट है उस रैंक में वो लोग। 17A बताता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस रिलेटेबल टू रिकमेंडेशंस मेड और डिसीजन टेकन बाय पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस ड्यूटीज। तो सिंपल याद रखना, यूनियन से रिलेटेड है पर्सन तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा, अगर स्टेट से रिलेटेड है तो स्टेट गवर्नमेंट, अदर पर्सन है तो फिर जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन होगा जो उसको रिमूव करने की पावर रखता है तो उस पर्सन की परमिशन होगी। तो प्रीवियस जो अप्रूवल होगा इन पर्सन्स का होगा। यहाँ पे 3 मंथ याद रखना एक टाइम पीरियड, जो ये अथॉरिटी अपना डिसीजन बताएगी 3 मंथ्स के अंदर अंदर में। इसमें एक केस भी है यशवंत सिन्हा वर्सेस सीबीआई 2020 का केस था। 18 में कुछ याद नहीं रखना, पावर टू इंस्पेक्ट बैंकर्स बुक, बस सेक्शन। अब चलते हैं जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, सेक्शन है दैट इज चैप्टर 4A में तो 18A आ जाएगा, नॉट इम्पोर्टेंट। अटैचमेंट फॉर फ्यूचर प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जो प्रोविजन है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1944 के अप्लाई करेंगे अटैचमेंट इस एक्ट में भी, तो इसमें सिंपल इतना याद रखना है। अब है चैप्टर 5
जो बात करता है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजंस। जस्ट अ मोमेंट। तो 19 से 31 तक, तो इसमें समझ लो पूरा ही एक्ट कवर हो जाएगा 19 से 31 तक। सैंक्शन कब कब नेसेसरी है और किन किन केसेस में और कौन कौन से पर्सन्स के लिए। सेक्शन 19 कहता है प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूशन। तो कोई भी कोर्ट कोग्निजेंस नहीं लेगी अगर ऑफेंस पनिशेबल है अंडर यहाँ पे जो अभी हमने सेक्शन बताया 7, 11, 13, 15 या फिर वो कमिट किए गए पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, तब एक्सेप्ट क्या चाहिए, सैंक्शन चाहिए। अगर वही वही वाली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें है, वो पर्सन काम कर रहा है तो उस गवर्नमेंट की चाहिए, स्टेट में तो स्टेट की, अदर पर्सन है तो जो अथॉरिटी कंपिटेंट है रिमूव करने के लिए उनकी सैंक्शन चाहिए। और क्या यहाँ पे याद करने वाली बात है, टाइम पीरियड है 3 मंथ का। अगेन वही 3 मंथ, अगर प्रोविजन में बताया हुआ कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है या कंपिटेंट अथॉरिटी जो है, जब उसको प्रपोजल मिलता है ये सैंक्शन देने के लिए अंडर दिस सेक्शन, तो वो कोशिश करेगी जो अपना डिसीजन है उस प्रपोजल पे वो 3 महीने में बताए, जब से उसको फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीट। और अगर 3 महीने में नहीं बता पाती है तो एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, 1 महीने का फर्दर एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो इस पे केस था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह। अगला अब कोई डाउट आ जाता है कि प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड है वो देनी चाहिए गवर्नमेंट को या नहीं देनी चाहिए जो अथॉरिटी वगैरह, तो वो जो सैंक्शन शैल बी गिवन बाय दैट वही गवर्नमेंट या अथॉरिटी बताएगी, वही वाली अथॉरिटी देगी जो जो उस पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट को उस ऑफिस से रिमूव करने की पावर रखती है, तो वो ये माना जाएगा वो कॉम्पिटेंट है। सेक्शन 20 देखते हैं। 20 प्रिजम्पशन की बात कर रहा है कि अगर भाई किसी पब्लिक सर्वेंट ने सेक्शन 7 और 11 में कोई अनडू एडवांटेज ली नहीं ली तो यहाँ शैल प्रिजम्पशन है, ये माना जाएगा। तो ये कैसी है, रिबटेबल प्रिजम्पशन है। अगर ट्रायल हो रहा है 7 में 11 में और ये प्रूव कर दिया जाता है कि जो पब्लिक सर्वेंट अक्यूज्ड है ऑफेंस का उसने एक्सेप्ट की थी या ऑब्टेन की थी, अटेम्प्ट की थी ऑब्टेन करने के लिए अपने लिए किसी और पर्सन के लिए अनड्यू एडवांटेज किसी पर्सन से, तो इट शैल बी प्रज्यूम क्या कि भाई उसने एक्सेप्ट की है, दैट ही एक्सेप्टेड और ऑब्टेन्ड और अटेम्प्टेड टू ऑब्टेन अनड्यू एडवांटेज, ठीक है, या फिर एज अ मोटिव और रिवॉर्ड अंडर सेक्शन 7। अब 21 कहता है अक्यूज्ड पर्सन जो होगा वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। यहाँ पे जो भी पर्सन यहाँ पे चार्ज है कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल इस एक्ट में, वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा डिफेंस के लिए, शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस एंड मे गिव एविडेंस ऑन ओथ। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ओथ पे दे सकता है इन डिसप्रूव ऑफ द चार्जेस जो भी इसके अगेंस्ट में लगाए गए हैं, और एनी पर्सन चार्ज टुगेदर विद हिम एट द सेम ट्रायल। तो 21 में सिंपली अक्यूज पर्सन कॉम्पिटेंट विटनेस है। 20 की हमने प्रिजम्पशन देखी थी, उसमें एक केस भी है लोकायुक्त वर्सेस सीवी नागराज का केस 2025 का। तो उसमें ये बताया था 25 का, उसमें ये बताया था कि डिमांड के साथ में एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए ब्राइट की, तभी प्रिजम्पशन काम करेगी। अब 22 कहता है कि जो सीआरपीसी वो अप्लीकेबल है सर्टेन मॉडिफिकेशन के साथ में। 23 बात करता है पर्टिकुलर्स इन चार्ज रिलेशन टू ऑफेंस अंडर जो सेक्शन 13(1) जो हमने अभी ऑफेंस बताए थे वो। 24 ओमिट हो गया है। 25 में सेविंग है, मिलिट्री नावल एयरफोर्स और अदर लॉ है वो अफेक्टेड नहीं होंगे। 26 में ये बोला जो स्पेशल जज अपॉइंटेड थे एक्ट 46 1952 में वो स्पेशल जज माने जाएंगे इस एक्ट के तहत भी। 27 में अपील रिवीजन है, यहाँ की अपील रिवीजन कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट को जाएगी। 28 2 और 8 तो ये इन एडिशन काम करेगा। 29 में अमेंडमेंट है जो ऑर्डिनेंस 1944 की, उसके बारे में बता रखा। 29A में रूल मेकिंग पावर है किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। 30 में रिपील सेविंग है, ये एक्ट आता है तो जो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1947 है और जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 है वो दोनों हो जाते हैं रिपील्ड। 31 में ओमिशन है, सर्टेन सेक्शन ऑफ एक्ट 45 ऑफ 1860 यानी आईपीसी के जो हैं।
तो इसमें 161 से 165 है आईपीसी के, वो ओमिट हो जाएंगे इस एक्ट के आने से। और साथ में जो सेक्शन 6 है जनरल क्लोजेज एक्ट का, 1897 ईयर है उसका, तो ये दो ये रिपील्ड हो जाते हैं। शेल अप्लाई टू सच ओमिशन एज इफ सेड। 31 होके ये खत्म हो जाता है। इतनी देर में हमने 1 घंटे से भी कम में हमने 31 सेक्शन इसके कर लिए हैं, बट क्वेश्चन सारे नहीं हो पाए हैं। तो क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, और यहाँ तक अगर आपने सुनने की मतलब सुनने की कोशिश की है, सुना है, तो इसका मतलब ठीक लग रहा है थोड़ा, तो थोड़े सजेशंस भी आप दे सकते हैं और आप इसको रिवाइज कर सकते हैं ऐसे मेरे साथ में। बाकी इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए, जस्ट इट इज़ लाइक अ रिवीजन क्लास। बस जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो अपना फीडबैक भी आप दीजिए ताकि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सके। और थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।